नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, लगातार एक के बाद एक पुलिस एनकाउंटर कर रही है अपराधियों का और इसी कड़ी में लखनऊ के कल्याण अपार्टमेंट के पास बदमाशों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई जिसमें अपराधी को गोली लगी है। वो तस्वीरें दिखाते हैं सीधे राजधानी लखनऊ से। ये तस्वीरें आप सीधी राजधानी लखनऊ से देख रहे थे। अगर हम बात करें तो लगातार पुलिस जो लखनऊ की है वो कार्रवाई कर रही है अपराधियों के खिलाफ। रेप का आरोपी हो या फिर चोरी की वारदात जिसने की हो, लूट की वारदात जिसने की हो, कोई भी आरोपी इस वक्त पुलिस की गिरफ्त से बाहर नहीं है और बहुत कम समय में ही पुलिस इन अपराधियों तक पहुंच जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि जब भी इस तरीके के अपराध को अंजाम देने के बाद जो अपराधी जो बेखौफ होते हैं, वो जब इनके पुलिस चेकिंग कर रही होती है, इनको रोकने का प्रयास कर रही होती है, तो ये उल्टा पुलिस पर ही फायर झोंक देते हैं, जिसके बाद पुलिस एनकाउंटर में इनके पैरों में गोली लग जाती है। फिलहाल इस तरीके की जो तमाम तस्वीरें हैं पूरे उत्तर प्रदेश से देखने को मिल रही है और जहां भी आप नजरें उठा करके देखेंगे तो वहां पर इस तरीके से अपराधियों का हिसाब जो है वो गोली से किया जा रहा है। जो उत्तर प्रदेश पुलिस है वो अपराधी की उनकी जो गोली है यूपी पुलिस की वो अपराधियों के पैरों पर ही है और वो पैर पर ही निशान बना करके छोड़ करके जा रही है। हर अपराधी की यही हालत है। जहां कहीं भी अगर आप कोई भी खबर देख रहे होंगे तो कहीं आपको ये दूर नजर नहीं आ रहा होगा कि एनकाउंटर में अपराधियों के पैरों में गोली जरूर लग रही है और अपराधियों के खिलाफ लगातार यूपी पुलिस कार्रवाई कर रही है। एक और खबर आपको बताते हैं कि कानपुर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। 47,000 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सीधे तस्वीरें कानपुर से आपको दिखाते हैं। मेट्रो की जो ये 15 मेगा परियोजनाएं हैं जिसका आज वहां पर लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और 47,000 करोड़ की जो सौगात होगी वो कानपुर वासियों को देंगे। कई दिनों बाद अगर बात की जाए तो कानपुर का ये जो दौरा है अपने आप में महत्वपूर्ण है और बताया जा रहा है कि आज इस दौरे में पहलगाम में शुभम द्विवेदी की जिसकी हत्या हो गई थी, आतंकवादियों ने जिसकी हत्या की थी, आज उसके परिवार वालों से भी उनके परिवार वालों से भी मुलाकात कर सकते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अभी चलते हैं अपने सभी सहयोगियों के पास, एक-एक करके हमारे साथी स्क्रीन पे जुड़ेंगे। सबसे पहले हमारे साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्ञानेंद्र प्रतापगढ़ से। ज्ञानेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है प्रतापगढ़ से आज? बिल्कुल अखंड खबर बताने से पहले चाहेंगे कि एक आपकी आवाज इको हो रही है, क्या सही कर लेंगे आप उसे? रिपीट हो रही है। नहीं, अभी अभी हो रही होगी इको? नहीं, नहीं, अब बिल्कुल, बिल्कुल देखिए अखंड हम खबर शुरुआत करने से पहले मैं विज़ुअल दिखा देता हूँ और विज़ुअल सब कुछ बयाँ कर देता है और क्या हुआ है पूरी पूरी इस खबर को आप खुद ही समझ जाएँगे और पब्लिक खुद समझ जाएगी। मैं चाहूँगा कि टीम से कि एक बार विज़ुअल प्ले कर दें। अखंड देखिए पहले चिट्ठियाँ जाती थी डाक से और डाक की गाड़ियाँ उन्हें पहुँचाने का काम करती थी और अब आप आपको मुस्कुराहट से ही पता चल रहा है कि आप खबर पूरी तरीके से समझ चुके हैं। पहला विज़ुअल जो प्ले हुआ उसमें आगे एक बच्चा बैठा हुआ था अगर आपने देखा होगा और दूसरे विज़ुअल में प्ले होने के बाद साफ तौर पे लग रहा है कि उसमें पर्सनल सामानें रखे जा रहे हैं। देखिए खास तौर पे ये पूरा घटनाक्रम अम्बेडकर चौराहा जहाँ प्रधान डाकघर है और पूरे प्रतापगढ़ का मेन ब्रांच जिसे कहा जाता है वो वहीं का ये मामला है। सोचिए जो डाक कर्मी है वो डाक पहुंचाने का काम नहीं कर रहे हैं, वो अपने पर्सनल यूजेस में ले आने का काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है और वो एक ऐसा एरिया हब है कि वहाँ आईएएस जिला अधिकारी से लेकर के आईपीएस तक का आवास है, वहाँ जजेस कॉलोनियां है, वहाँ एसडीएम आवास है और ये जो प्रधान डाकघर है सबसे बड़ी चीज ये है कि वहीं पे
सदर एसडीएम ठीक सामने गेट दोनों लोगों का पड़ता है। वहीं से ये सामान लोडेड हो रहा है और उन लोगों के आँख के सामने से, और फिर उसके बाद जिला अधिकारी आवास के पास खड़ा होकर के बाकायदा सामान लोड कराए जा रहे हैं, बच्चों को बैठाया जा रहा है। बताइए, सरकारी गाड़ी है, लोगों के सरकारी काम में यूज़ होना चाहिए। तो आप अपने प्राइवेट व्हीकल्स को यूज़ करने में आप इसे यूज़ कर रहे हो, तो सबसे बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है डाकघर के कर्मचारियों के ऊपर, और दूसरी बात कि उन अधिकारियों के ऊपर कि इसका जब ये विज़ुअल आया तो खास तौर पे अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। फिलहाल अभी तक कार्रवाई के नाम पे केवल एक लीपापोती अभी की जा रही है, अभी कोई जाँच केवल कहा गया है कि इन वीडियो के आधार पे जाँच किया जा रहा है। और ये पूरे प्रतापगढ़ में ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है। देखा गया कि उस दिन किस तरीके से रोडवेज में यात्री धक्का लगा रहे थे। आज देखा जा रहा है कि किस तरीके से प्राइवेट व्हीकल को सरकारी व्हीकल को प्राइवेट व्हीकल बना दिया गया है और अपने यूज़ किया जा रहा है। तो खास तौर पे प्रतापगढ़ अपराध के मामले में तो है ही है, और किस तरीके से सरकारी महकमे का दुरुपयोग होता है, वो भी अब खास तौर पे देखने को मिल रहा है। फिलहाल जिलाधिकारी क्या एक्शन लेंगे और फिलहाल उस प्रधान डाकघर के कर्मचारी इनके ऊपर क्या एक्शन लेंगे, ये देखने वाली बात होगी। अखंड। यानी सबसे बड़ी बात है कि बड़ी दिलचस्प ये तस्वीरें हैं जो आप आज हमारे दर्शकों को दिखा रहे होंगे, कि बहुत सारी ऐसी तस्वीरें आती हैं जिसके प्राइवेट व्हीकल जो होते हैं, किसी के बच्चे को लेने जाते हैं स्कूल में, या फिर होता है कि आप सब्जी खरीद रहे होते हैं, तमाम घर के जो घरेलू कार्य हैं या दूसरे को गंतव्य तक पहुंचा रहे हैं, तमाम ऐसी तस्वीरें देखी गई हैं। सरकारी जो गाड़ियां होती हैं उससे अपने व्यक्तिगत काम कराए जाते हैं। साहब को तो अलग गाड़ी मिली होती है, उसके घर के लिए कई सारी गाड़ी होती है, उससे कई सारे और कार्य होते हैं, बच्चों को ले आया जाता है जो सरकारी गाड़ी होती है जो उनके इस्तेमाल के लिए होती है। लेकिन जो तस्वीर आपने आज दिखाई है वो आईबीसी के दर्शक देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि प्रतापगढ़ क्या अपने आप में एक अलबेला जिला है क्या, वहां पर अलग अलग तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं। अब इस तरीके से प्राइवेट व्हीकल की तरह इस्तेमाल किया जाएगा और लोगों को अगर वो सामान लेकर के जा रहे हैं उससे, तो एक बहुत बड़ी ये लापरवाही है उस विभाग के लोगों को, क्योंकि एक व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिला है कि तमाम तरीके के जो इस तरीके के जो व्हीकल्स होते हैं उसका लोग अपने निजी कार्यों के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या डाकघर के जो अधिकारी हैं, क्या इस पूरे मामले पर उन्होंने कोई अभी तक कोई प्रतिक्रिया दी है अपनी? क्या कार्रवाई करेंगे वो तो बात का विषय, क्या उन्होंने कोई प्रतिक्रिया दी है ज्ञानेंद्र इस पूरे मसले पर? बिल्कुल, देखिए, प्रधान डाकघर के जो अधीक्षक हैं हिमांशु तिवारी जी, खास तौर पे उन्होंने एक छोटा-सा कह सकते हैं 2 लाइन का उन्होंने केवल एक प्रेस नोट कह सकते हैं जारी किया है। कोई उन्होंने सरकारी अभी तक जो है वो नहीं, उन्होंने कहा है कि पार्सल वैन यात्री बिठाना प्रतिबंध है। उन्होंने मामले का संज्ञान लेते हुए जाँच का आदेश दिया। मैंने आपसे क्या कहा कि सिर्फ जाँच बैठती है। आज उनको ये लगता है कि 2 दिन ये पूरा मामला मीडिया के अंडर में रहेगा, तीसरे दिन खाली बस्ते में डाल देंगे। हो सकता है कि कुछ न कुछ एक छोटी-सी कार्रवाई कर दें, नाम पुता केवल लीपापोती के लिए। खास तौर पे देखिए, ये पार्सल, ये जो वैन है, ये जो व्हीकल है, ये व्हीकल्स हर एक डाकखानों पे जाकर के पार्सलों को इकट्ठा करके पहले प्रधान डाकघर लेकर आती है, फिर उसके बाद वो जहाँ के पार्सल्स होते हैं उनको वहाँ डिलीवर किया जाता है। और ये जो व्हीकल है, जो हमारी अभी तक जानकारी हमको मिली है कि ये व्हीकल इसका 3 सर्कल है। अगर बात करें तो प्रयागराज, कौशाम्बी और जौनपुर, ये व्हीकल सिर्फ 3 जगह जाती है। तो कल ये जो व्हीकल अभी जा रहा था, ये पार्सल व्हीकल जो था, ये जो जा रहा था, खास तौर पे जो बताया जा रहा है कि प्रयागराज के लिए जा रहा था, और किसी प्रधान डाकघर के अधिकारी का ये जो इसमें सामान रखा गया था, वो पार्सल तो थे ही, ये नहीं मना कर रहे हैं लोग कि उसमें पार्सल नहीं थे, पार्सल थे, और सरकारी काम को भी यूज़ करा जा रहा है। लेकिन जो दबे मन से अधिकारी कहते हैं ना, प्रधान डाकघर में कुछ अपने सूत्र होते हैं, बताते हैं कि कल पूरी व्हीकल भरी नहीं थी, तो इसमें प्राइवेट सामान, कुछ जो अधिकारी थे उनका सामान पहुंचाने, अब वो कौन से अधिकारी थे, ये किसका सामान पहुंचाने के लिए काम हो रहा था। प्रयागराज तो जा रही थी व्हीकल, खाली थी गाड़ी, तो यूज अपने पर्सनल काम के लिए कर लिए, और आगे बच्चे को भी बैठाए हैं। और ये तो डियर, ये तो ज्ञानेंद्र साफ तौर पर जांच होगी और बहुत सारी ऐसी जांचें होती रहती हैं। उस जांच में आज किसके ऊपर आती है देखने वाली बात होगी। कर्मचारी थे, अधिकारी थे, जो भी थे, इस पूरी जिसकी भी जिम्मेदारी बनती है इस पूरी लापरवाही के लिए, या जिस तरीके से अपने सरकारी वाहन का प्राइवेट इस्तेमाल के लिए, तो उनके ऊपर कोई ना कोई जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी जिम्मेदार लोग हैं, कम से कम कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। फिलहाल सही बात है कि 2-4 दिनों तक मीडिया में लाइमलाइट में खबरें रहेंगी, उसके बाद चली जाएंगी।
देखा जाएगा, जांच तब तक ठंडे बस्ते में चली जाएगी। जांच में आंच नहीं आती है, शायद इसीलिए जो अधिकारी हैं इनका मनोबल यूं ही बढ़ा रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के ज्ञानेंद्र। जरूर बात कीजिएगा, पूछिएगा कि जांच ही रहेगी कि आंच भी आएगी किसी को। इंद्रवीर हमारे साथ जुड़े हुए रायबरेली से। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है? जी देखिए, देखिए अखंड, आपको बता दें कि जिस तरीके से जो है एक हमारे पास तस्वीर है, वो तस्वीर मैं पहले दिखाना चाहूंगा और उसके बाद मैं बता दूं कि ये तस्वीर एक ऐसी है तस्वीर जो शायद कहीं से जीरो टॉलरेंस को जस्टिफाई नहीं करती है तस्वीर। तो एक बार मैं चाहूंगा कि वो तस्वीर दिखा जाए, क्योंकि जिस तरीके से ये अब ये दूसरा मामला कहाँ जाओगे आप? ये पूरा मामला अगर बात इंद्रवीर, आवाज आपकी ब्रेक हो रही है। अभी आ रही है अखंड? हाँ, आ रही है इंद्रवीर, बताइए। अखंड, ये पूरा मामला ऊंचाहार तहसील के अंतर्गत का है, जहां पे ऊंचाहार एसडीएम के जो है अल अहमद जो पेशकार होते हैं वो, और उनके साथ ही एक और मतलब 2 कर्मचारियों को कल एंटी करप्शन की टीम ने एक बार फिर से जो है उठाया है। और जिस तरीके से, और ये सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो ये पेशकार का जो अल अहमद था, ये निलंबित चल रहा था और निलंबित होते हुए ये तहसील में किसके लिए ये घूस ले रहा था, किसके लिए ये पैसा जा रहा था, इससे, और ये बड़े मतलब कई अगर बात करें तो कई महीनों से एक्टिव था और कई वर्षों से एक्टिव था। और जिस तरीके से ये जो है अपना काम कर रहा था, इस पे बड़ा सवाल ऊंचाहार तहसील प्रशासन, खासकर ऊंचाहार जो एसडीएम है उनके ऊपर उठता नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से ये 5,000 घूस लेते हैं, और एंटी करप्शन का मोटो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि वो एक दिन में एंटी करप्शन किसी को नहीं उठाता, किसी का कंप्लेंट उठा लिया, नहीं, एंटी करप्शन 15 दिन 20 दिन रेकी करता है। रेकी करने के बाद कहीं ना कहीं वो आपको रंगे हाथ पकड़ता है। और जिस पीड़ित ने ये पैसा 5,000 दिया है, उसका कहना है कि उसने बकरी बेची, और बकरी बेचते वक्त एंटी करप्शन का एक जो टीम था, उसका एक बंदा वहां पे मौजूद था। जब उसने बकरी बेची, बकरी बेच करके पैसा लाया, उस समय भी एंटी करप्शन गई थी उसके साथ। तो ये पैसा किन हालात में दिया गया, और एंटी करप्शन ने जब उनको रंगे हाथ पकड़ा, क्योंकि एंटी करप्शन का अपना मोटो है, और ले जाके ऊंचाहार थाने में इनकी तहरीर दी गई, मुकदमा दर्ज हुआ। और बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से ये 1-1.5 साल से निलंबित थे, उसके बाद भी कार्यरत थे, ये बड़ा सवाल है। बहुत बड़ा सवाल है कि जीरो टॉलरेंस की बात होती है, भ्रष्टाचार मुक्त की बात होती है। क्या ऐसे ही भ्रष्टाचार मुक्त होगा कि एक निलंबित कर्मचारी तहसील के अंदर काम कर रहा है, जो निलंबित है और घूस ले रहा है, उसको एसीबी की टीम गिरफ्तार करती है, एंटी करप्शन की टीम गिरफ्तार करती है। तो क्या कहीं ना कहीं इस तरीके से वहां पर एसडीएम कार्यालय में जो तहसील में जो जिम्मेदार अधिकारी है, उनकी नाक के नीचे एक निलंबित कर्मचारी इस तरीके से कार्य कर रहा था, तो उसके खिलाफ तो उनको कार्रवाई करनी चाहिए थी। वहां तो एंटी करप्शन की टीम पहुंच करके उसको गिरफ्तार कर रही है। ये लोग क्या कर रहे थे वहां पे? देखिए, उसके साथ साथ जो एक निजी बाबू था एसडीएम का, वो भी गिरफ्तार हुआ है। एक अकेले वही नहीं हुआ, वो तो निलंबित थे, वो तो अपना जाल फैलाए थे, वो तो घूस ले रहे थे। तो घूस किसके लिए जा रहा था? कहीं ना कहीं वो घूस एसडीएम साहब के लिए जा रहा था, उनके बाबू के लिए जा रहा था। इस पर बड़ा सवाल है, और इस पर डीएम हर्षिता माथुर ने भी संज्ञान लिया है, और इस पर जांच जो है इनके ऊपर ही उसकी गाज गिरेगी। और आश्वासन मिला है प्रशासन की तरफ से कि अगर ये घूस लिया गया है तो जांच एंटी करप्शन भी कर रही है। और डीएम जो रायबरेली हर्षिता माथुर है, उन्होंने भी कहा है मीडिया से कि इसकी जांच की जाएगी, बाकायदे अगर ये भी संलिप्त पाए जाएंगे तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। एक बड़ा सवाल है, जिस तरीके से ये 1 साल से एक्टिव थे, और उनके जो निजी बाबू थे उनको भी गिरफ्तार किया है। केवी सिंह, और एक जो है वहां पे उनके निजी बाबू थे ललित, वो दोनों जो है गिरफ्तार किए गए हैं। और दोनों के ऊपर एंटी करप्शन, इनके निजी बाबू थे, एसडीएम के ये निजी बाबू थे, जो दोनों को उठाया है। जी
नहीं तो बिल्कुल इंद्रवीर, अगर इस तरीके से एक एसडीएम के निजी सहायक को अगर गिरफ्तार किया गया है तो अपने आप में एक बड़ी बात है और जांच का विषय है। जो भी दोषी कर्मचारी है, आईबीसी है, आप किसी की इस बात का नहीं पुष्टि करें कौन इसके लिए दोषी है। जांच में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लगातार जीरो टॉलरेंस की बात हो रही है, भ्रष्टाचार मुक्त की बात हो रही है। अगर एक व्यक्ति बकरी बेच करके किन हालातों में, किन परिस्थितियों में जाकर के पैसा देकर के अपना काम कराने के लगा है, तो क्या स्थिति रही होगी उसकी कि उसको इस हालात में जाकर के पैसा देना पड़ा होगा। अगर इसी तरीके के कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियों से भागते रहेंगे और हर काम जनता के काम कराने के लिए पैसे और घूस की डिमांड करते रहेंगे तो कैसी जनता का काम होगा। ये जरूर एक बहुत बड़ा सवाल है जो कम से कम एक जो जिम्मेदार लोग हैं, जो इसके लिए जिम्मेदार है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। इंद्रवीर, जरूर बात कीजिएगा और इस पूरे मसले पर जो पक्ष है वो भी हमारे दर्शकों को पता चले, इसके बारे में भी जरूर अधिकारियों से राय लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। अवनीश हमारे साथ जुड़े हुए कानपुर से। अवनीश, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर में होंगे और 47,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। देखिए कल सबसे पहले तो मैं उस बात को बता दूं आपको कि जिस तरीके से आप लगातार पूछ रहे थे, जिस तरीके से आपने आवाज उठाई थी कि जो शुभम जिनकी मौत हुई थी उनके परिवार से क्या प्रधानमंत्री मोदी मिलेंगे, तो इसकी पुष्टि हो गई है। यहाँ पर चकेरी एयरपोर्ट के पास में जो है सतीश महाना जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो वहां पर प्रधानमंत्री को रिसीव करने जाएंगे और वहीं पर जो है जो शुभम के परिवार के लोग हैं वो सब वहां पर, जो उनके पिता हैं, पत्नी है, वो सब यहाँ पर इनसे मिलने वाले हैं। उसी के साथ साथ आपको बता दें कि जो लगभग 47,000 करोड़ की परियोजनाएं हैं, कहीं ना कहीं जो उसका लोकार्पण आज प्रधानमंत्री करेंगे। लगभग 2.5 घंटे के आसपास यहाँ पर प्रधानमंत्री रहने वाले। 1 बजे के आसपास उनका जो विमान है यहाँ पर उतरेगा और पूरी जो व्यवस्था है, जो जिलाधिकारी यहाँ के हैं, जो पुलिस कप्तान है, जो पुलिस कमिश्नर है, उन्होंने लगातार जो है कई दिनों से तैयारियां कर रखी है और लगभग पूरी तैयारियां हो भी चुकी है। जो यहाँ पर जो मंच पर अगर रहने की बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम और राज्यपाल के साथ साथ विधानसभा अध्यक्ष और जो कुछ मुख्य जो है यहाँ पर लोग मंच पर रहने वाले हैं। लगभग 2.5 घंटे में जो ऑपरेशन सिंदूर है उसके विषय में भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जो है जिस तरीके से चर्चाएं सभी जगह पे कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कानपुर में भी एक बड़ी चर्चा और बड़ा एक जो है कहीं ना कहीं ऐलान भी कर सकते हैं। और कानपुर को एक स्मार्ट सिटी के रूप में एक जो है बहुत सारी परियोजनाएं जब मिल जाएंगी तो कानपुर को एक स्मार्ट सिटी के रूप में आज सौगात भी कहीं ना कहीं मिलने वाली प्रधानमंत्री के तरफ से। बिल्कुल अवनीश, ये सबसे पहले आईबीसी पे आपने ब्रेक किया था कि जो पहलगाम हमले में जिस युवक की, शुभम की हत्या कर दी थी उसके परिवार वालों से मुलाकात करेंगे और आज आईबीसी की उसी खबर पर जो आपने प्रमुखता के साथ बताई थी उस पर मुहर लगती हुई नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से एक युवक की, आज कहे 26 बेगुनाह लोगों की, जो मासूम लोग थे, उनकी हत्या कर दी थी उनके परिवार में से, क्योंकि शुभम द्विवेदी पहले ऐसे युवक थे जिनका धन पूछ करके उनकी हत्या की गई थी। आज उनके परिवार वालों से मुलाकात करेंगे क्योंकि जो दृश्य एक बार पहले देख चुके हैं, क्योंकि सतीश महाना जब वहां पहुंचे थे, विधानसभा अध्यक्ष है, तो वो भावुक हो गए थे, उनके भी आंसू निकल करके आ गए थे। आज कुछ ऐसा ही क्या दृश्य है, क्योंकि कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री वहां पहुंच रहे हैं और लोगों के मन में जो पीड़ा है, क्योंकि जो परिवार जिसने वो पीड़ा झेली है, क्या वहां पर आज जो पीड़ा के साथ एक मैसेज भी दे सकते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपने जैसा बताया है कि शायद एक मैसेज वहां से, एक बड़ा मैसेज कानपुर की धरती से दे, क्योंकि आज एक पीड़ित के परिवार से मुलाकात अगर जब होगी तो ये माना जाएगा कि शायद एक बहुत कड़ा संदेश पाकिस्तान को कानपुर, उत्तर प्रदेश की कानपुर की धरती से मिलने जाने वाला है। बस कुछ ही क्षणों बाद वो भी समय आएगा। एक और चीज है आपसे अवनीश जानना चाहेंगे, 47,000 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं, जो स्मार्ट सिटी की बात है, मेट्रो की बात है, तो कहीं ना कहीं 2021 में आए थे मोदी जी, अब उसके बाद इतने दिनों बाद आ रहे हैं और एक बड़ी सौगात कानपुर को देने के जा रहे हैं। तो ये माना जाए कि कानपुर का विकास जो कानपुर का नक्शा है वो बदल जाएगा, उसकी तस्वीर बदल जाएगी। देखिए अखन बिल्कुल आपको बता दें, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले उनकी जो पहली रैली हुई थी वो कानपुर से ही हुई थी और कानपुर से ही उन्होंने हुंकार भरी थी, जिसके बाद में कहीं ना कहीं 2014 में जो है उनको प्रधानमंत्री जो है चुना गया था और लगातार कानपुर उनकी पसंद रहती है। और कानपुर में जब भी उनका आना होता है तो वो यहाँ पर जो ऐसी चीजें हैं जो लगभग उनकी पहचान की है उनका जिक्र भी करते हैं और साथ ही साथ में जो लगातार, क्योंकि आप जान रहे हैं कि चुनाव के नजदीक लगभग हम उत्तर प्रदेश के पहुंच रहे हैं, तो एक चुनावी अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस पे भी कोई एक बड़ा ऐलान हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि
क्योंकि ये जो माहौल है ये चुनावी नहीं है। यहाँ पर जो परियोजनाओं का लोकार्पण किया जा रहा है, उसी के साथ साथ जो मुख्य रूप से यहाँ पर देखा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर की पूरी तरीके से अगुवाई की जा रही है। और जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने साफ तौर पर अपने जनप्रतिनिधियों से कह दिया था कि जितने जनप्रतिनिधि हैं वहां पर पहुंचेंगे, लगभग 45,000 लोगों की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। तो वो एक तिरंगा यात्रा के साथ में यहाँ पर पहुंचेंगे, जितने भी लोग पहुंचेंगे तो एक शौर्य दिवस के रूप में कहीं ना कहीं इसको मनाया जाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ऑपरेशन सिंदूर का जो है एक भव्य दृश्य रखा जाए। साथ ही साथ में कानपुर मेट्रो में भी जो है जिस तरीके से लोकार्पण होगा, वहां पर भी इसका दृश्य रखा जाएगा। और पूरे कानपुर का जो एक जितने भी यहाँ के फेमस चीजें हैं उनको सभी मेट्रो स्टेशनों पर, जितने भी मेट्रो स्टेशन बनाए गए वहां पर सभी जगह प्रदर्शित किया जाएगा। तो एक स्मार्ट सिटी की ओर लगातार कानपुर बढ़ रहा है। और जो जिस तरीके से नरेंद्र मोदी यहाँ पर लगभग 47,000 करोड़ की परियोजनाओं का जो है लोकार्पण करेंगे, उद्घाटन करेंगे, तो उससे कहीं ना कहीं एक चांद जो है और कहीं ना कहीं जो है 4 चांद जो है कानपुर में लगने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के विकास गाथा लिखने को अग्रसर हैं और लगातार इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी है उसमें भी बढ़ोतरी की बात करते रहे और देश के प्रधानमंत्री हैं और बनारस से हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज उत्तर प्रदेश एक अलग विकास की गाथा लिखते हुए नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं उसमें आज 4 चांद लगाते हुए नजर आएंगे। और कानपुर को इसका एक बहुत बड़ा योगदान, आज 47,000 करोड़ की जो परियोजनाएं शिलान्यास और लोकार्पण करने जा रहे हैं, उससे जो कानपुर है वो लाभान्वित होने जा रहा है, वहां की जनता लाभान्वित होने जा रही है। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण आज के भाषण पर रहेगा कि देश के प्रधानमंत्री वहां से किस तरीके का संदेश हमारे अपने पड़ोसी पाकिस्तान को देंगे, क्योंकि आज वहां पर जब आएंगे तो यकीन है कि उनके भाषण में कुछ अलग जरूर सुनाई देगा और एक बड़ा और कड़ा संदेश पाकिस्तान को दे सकते हैं उत्तर प्रदेश की धरती से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए अवनीश। आदर्श हमारे साथ जुड़े हुए, आदर्श हरदोई से कौन सी बड़ी खबर है? अखंड जी, हम आज बताना चाहेंगे, आज हरदोई जनपद में हिंदी पत्रकारिता दिवस जो है पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और हमारे हरदोई में भी यह पत्रकारिता दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। और यहाँ पर जो है पहले तो हम अखंड जी आपको एवं आदिशि 24 टीवी चैनल की पूरी टीम को हिंदी पत्रकारिता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। और हमारे साथ इसमें संरक्षक हिंदी जो है हरदोई पत्रकार एसोसिएशन के एबीपी न्यूज चैनल के ब्यूरो प्रमुख रंजीत दादाजी हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि आज पत्रकार दिवस को लेकर वो क्या कहेंगे। जी दादा। आदर्श जी, आपको और अखंड जी, आपको और समस्त आपके यूट्यूब चैनल और जितने भी व्यूअर्स हैं सभी को हिंदी पत्रकारिता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही साथ हमारे साथ जिले के बहुत सारे लोग जो पत्रकार साथी हैं वो सारे लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और पत्रकारिता निष्पक्ष तरीके से कैसे हो उसको लेकर के आपस में चर्चा कर रहे हैं। और जो समस्याएं भी आती हैं हम लोगों को जो फेस करना पड़ता है उन बातों को लेकर के भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और आप जिस तरीके से पत्रकारिता कर रहे हैं वो भी एक सराहनीय कार्य है और बहुत अच्छे तरीके से आपके व्यूअर्स भी बढ़ रहे हैं और लोग देख भी रहे हैं और आपकी बातों का बहुत महत्वपूर्ण तरीके से लोग सुन रहे हैं। बहुत बहुत आभार है आपका। और आप जैसे जर्नलिस्ट अगर रहेंगे तो ये जो पत्रकारिता है, जो बची हुई पत्रकारिता है वो भी आगे बढ़ेगी, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे लोग जो पत्रकारिता की होड़ में बहुत सारे दूसरे कार्य करने लगे हैं। कहीं ना कहीं एक मैसेज जरूर है और सभी पत्रकारों को मिलजुल करके एक बात और एक मैसेज देने की जरूरत है कि जो पत्रकारिता की एथिक्स है, जो जर्नलिज्म की एथिक्स है, उस पर कार्य करने की जरूरत है। और जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, हर जगह पर आप जैसे जर्नलिस्ट या तमाम जो हमारे देश के जो पत्रकार हैं, युवा साथी हैं, वो आगे बढ़ा रहे हैं उस मुहिम को। और पत्रकारिता जिसकी वजह से आज लोकतंत्र में जो चौथा स्तंभ माना जाता है उसकी जो साख और लाज है वो बचाए हुए हैं, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आईबीसी से बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आकाश हमारे साथ जुड़े हुए पीलीभीत से। आकाश, कौन सी बड़ी खबर है? हमारे साथ बताइए बताइए। हमारे साथ अभी जो है पत्रकार संगठन के जो संरक्षक हैं सुधांशु दादाजी, उनसे भी हम थोड़ा जानना चाहते हैं क्योंकि ग्रामीण सारा न्यूज पेपर में वो संपादक। सबसे पहले आप सभी को हिंदी पत्रकारिता दिवस की शुभकामनाएं। हम लोगों ने आज एक गोष्ठी आयोजन किया है और इस गोष्ठी में बहुत से शब्द ऐसे हैं जो अमूमन वार्ता की भाषा में नहीं शामिल किए जा रहे हैं, लेकिन देखने में आया है कि वो भी शब्द बोले जा रहे हैं। क्योंकि हिंदी पत्रकारिता दिवस है, हिंदी किस तरह मजबूत हो, किस तरह उसकी भाषा हो, जिससे कि आप जैसे कि रिक्शा वाला है, पान वाला है, चाहे कोई भी हो वो उस भाषा को समझ सके। हम ऐसी भाषा का प्रयोग करें, चाहे प्रिंट में हो और चाहे हम इलेक्ट्रॉनिक में इस्तेमाल करेंगे,
उसी को लेकर हम लोग ने गोष्ठी यहाँ पर आयोजित की है। साथ ही लोग पत्रकारों की समस्याएं हैं, कई शिकायतें आई हैं, वो बीच में जाते हैं, पत्रकारों को का सामना करना पड़ता है। उस सबको लेकर के यहाँ पर विचार हो रहा है। निश्चित तौर पे आदर्श जी यहाँ पर हैं हमारे साथ, आपके रिपोर्टर बहुत ही मेहनती हैं, और जैसे कि रंजीत जी ने कहा कि आपका चैनल बड़ा लोकप्रिय हरदोई में हो रहा है, क्योंकि जन समस्याएं लगातार आप लोग उठा रहे हैं, दिखा रहे हैं, असर पड़ रहा है बहुत सी। अखंड जी, यहाँ पर जो सुधांशु दादा ने बात की, ये तो खैर उनका बचपन था, जो हम लोग को ये एक मनोबल बढ़ाते रहते हैं। और बिल्कुल बिल्कुल आदर्श, जो उन्होंने बात की है बहुत शानदार बात की है कि जो महत्वपूर्ण चीज है कि सरल भाषा में आसानी से लोग समझ सकें, ये बहुत बड़ी बात की है और ये बहुत शानदार पहल है। क्योंकि देखिए, अगर आसानी से अपनी बातों को हम किसी तक पहुंचाते हैं तो बहुत बड़ी बात है कि अगर सबको समझ में आ जाए आप क्या समझाना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। तो बहुत शानदार कार्य उनके द्वारा किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ आकाश जुड़े हुए पीलीभीत से। आकाश, कौन सी बड़ी खबर है पीलीभीत से? अखंड जी, आपको बताना चाहेंगे, पीलीभीत नवागढ़ जिला अधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह जी के द्वारा सभी अधिकारियों को कड़े दिशा निर्देश दिए गए थे कि सड़कों पर जो आवारा पशु हैं उनको पकड़कर गौशाला भेजा जाए, मगर उनके जो आदेश का उल्लंघन करते हुए अधिकारी पालन नहीं कर रहे हैं, उसको लेकर आज एडीएम ऋतु पुनिया ने लगभग कई पशुओं को, आवारा पशुओं को पकड़ा और उन्हें गौशाला भिजवाया है। देखने वाली बात यह है कि जिला अधिकारी के आदेशों का पालन नहीं किया गया है, बड़ी लापरवाही की जा रही है। यहाँ पर नवागढ़ जिला अधिकारी पहुंचे हैं, उनके आदेश की अवहेलना की जा रही है। यहाँ के अधिकारी जो हैं वो जिला अधिकारी का आदेश नहीं मान रहे हैं। इस तरीके की कई खामियां देखी जा रही हैं। देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से जिला अधिकारी के आदेश का पालन नहीं करेंगे तो हालांकि किसका पालन करेंगे? तो क्या करेंगे फिर? जिलाधिकारी ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? ये भी तो बहुत बड़ा सवाल है कि अगर जिलाधिकारी का जो सुप्रीम बॉस है जिले का, अगर उसके आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है तो किसके आदेशों का पालन करेंगे? क्या जिलाधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते हैं? कार्रवाई करके एक मैसेज देना चाहिए ना कि अगर आदेशों का पालन नहीं किया जाएगा, अपने घर का कोई काम करवा रहे हैं क्या? जनता से जुड़े हुए काम है और एक अधिकारी है, जिले का अधिकारी है, जिला अधिकारी, उसके कंधों पर पूरे जिले की जिम्मेदारी है। और अगर उसके कर्मचारी उसकी बात नहीं सुन रहे हैं तो किसकी बात सुनेंगे? वो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? वो कौन करेगा कार्रवाई? पूछा आपने आकाश कि अगर आप अगर जिला अधिकारी हैं और आपके निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है, आदेशों का पालन नहीं हो रहा है, तो जो जिम्मेदार लोग उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, कम से कम एक मैसेज तो जाए। पूछा आपने? आकाश से फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। एसपी सिंह हमारे साथ जुड़े सुल्तानपुर से। एसपी, कौन सी बड़ी खबर है सुल्तानपुर से? सुल्तानपुर जनपद की एक खबर ये है कि नो पेट्रोल, नो हेलमेट, नो पेट्रोल का जो शासन का निर्देश जारी हुआ था, हर जिले के जिलाधिकारी और एसपी ने, यातायात प्रभारी, आरटीओ ने, सब ने ये कहा था कि इसका कड़ाई से पालन होगा, लेकिन ये धरातल पे वैसे धरा का धरा रह गया। आज जो ओवर स्पीडिंग से एक्सीडेंट हो रहे हैं, हाईवे पे हो रहे हैं, आम सड़कों पे हो रहे हैं, उसमें ज़्यादातर जो एक्सीडेंट होते हैं सर फटने की वजह से या सर गिरने की वजह से या डिवाइडर से लड़ने की वजह से ये समस्याएं बनती हैं कि आदमी जो है अगर सर फट जा रहा है तो तुरंत एक्सपायर हो जा रहा है। ऐसी समस्याएं लगभग हफ्तों में कई एक्सीडेंट ऐसे होते हैं सुल्तानपुर और अमेठी जनपद में कि ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है, लेकिन संबंधित अधिकारी मौन बने हुए हैं। नो हेलमेट नो पेट्रोल की व्यवस्था कर रही है, चलान की व्यवस्था पहले से ऑलरेडी है कि अगर आप हेलमेट पहन के नहीं जाते हो तो चलान आपका कटेगा। अगर आप उसके बाद लगा कि लोग चलान से नहीं डर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि आप अगर पेट्रोल पंप पे जाते हैं बिना हेलमेट के जाते हैं तो आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा। सरकार क्या करे या प्रशासन क्या करे या ट्रैफिक पुलिस क्या करे? क्या घर से जब निकले आप तो क्या हेलमेट अपने साथ लेके रखे कि आप अपने हेलमेट पे लगाइए? आप खुद ही अपनी जान की आपको परवाह ही नहीं है तो पुलिस प्रशासन क्या कर पाएगा? किस तरीके की आप पहल कर पाएगा? क्या करे आपके लिए? यहाँ तक कि अब तो ये स्थिति हो गई है कि जो ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी हैं वो अब हेलमेट लेके खड़े होने लगे कि भैया अगर हेलमेट नहीं लगा तो आपको हेलमेट लगा के दे रहे हैं, लेकिन वो भी हेलमेट आप घर पे ले जाके रख देते हैं। करे क्या पुलिस प्रशासन? जिला प्रशासन के लोग क्या करें? पुलिस के लोग क्या करें? सरकार क्या करे? अगर आपको अपनी जान की परवाह ही नहीं है तो किस तरीके से आप वो करेंगे? आप क्या आपके लिए क्या नियम लाया जाए? किस तरीके से लिया जाए? तमाम ऐसे लोग हैं बेपरवाह घूम निकल के चले जाते हैं और लगातार रोड एक्सीडेंट में इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं, जान चली जाती है पर परवाह ही नहीं है। ना अपनी परवाह है ना अपने परिवार वालों की परवाह है।
न चालान से डर है, न प्रशासन से डर है। कोई भी नियम बना लीजिए, इन लोगों को कोई डर ही नहीं है। क्या करे प्रशासन? अगर जनता को अपनी जान की, अपनी सुरक्षा की कोई उनको उनको चाहती नहीं है, तो क्या कर लेगा प्रशासन? लगातार इस तरीके की अपील करता है, जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, नो हेलमेट नो पेट्रोल का स्लोगन दिया जाता है, पेट्रोल पंप संचालकों की मीटिंग बुला और करके कहा दूसरी जाता है खबर कि कोई सुल्तानपुर भी अगर हेलमेट पहन के नहीं आता, उसको पेट्रोल मत दो। अब इससे अधिक क्या कर सकता है संचालन? लेकिन कुछ कर ही नहीं रहे। जनता को पता नहीं, अपनी जान की ही परवाह नहीं है। और दूसरी खबर बताइए इसकी सुल्तानपुर दूसरी जनपद खबर। की ये है कि महाकाल भैरव के कल स्थान पर सीताकुंड धाम सुल्तानपुर जनपद में महाकाल भैरव के मंदिर पर कल विशाल भंडारा का आयोजन किया गया। एकदम शांतिपूर्ण ढंग से ये भंडारा का समापन हुआ। कई ऐसे दिग्गज नेता, समाज सेवी और काफी लोगों ने बढ़ चढ़ के उस भंडारे में भाग लिया। ये प्रतिवर्ष भंडारा जो है सुल्तानपुर जनपद में सीताकुंड धाम पे होता है। सीताकुंड धाम का आपको बताते चले, सीताकुंड धाम प्राचीन के समय से ही चला आ रहा है। वनगमन के समय माता सीता, श्री राम और लक्ष्मण ने यहीं रात बिताई थी और भरत ने भी आके यहाँ 4 रात इन्होंने विश्राम किया था, यहीं अपना किए थे। तब से सीताकुंड धाम पे सैकड़ों मंदिर उपलब्ध हैं और वहाँ पूजा अर्चन होती है और डेली पूजन अर्चन होता है। और खास करके ये दिन रहता है रविवार के दिन, महाकाल भैरव की आरती और गोमती आरती देखने लायक होती है। हजारों लोग एकत्रित होकर आरती में भाग लेते हैं। एकदम रंगारंग प्रोग्राम आरती का होता रहता है। श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ रहती है कि आपको बताते चले, एक दिन हम उसकी लाइव आपको दिखाएंगे। इतना बढ़िया, इतना सुगम, ये समझिए कि चारों तरफ जगमगाहट रहती है, भक्तिमय पूरा माहौल बना रहता है। बिल्कुल, ये अपने आप में पवित्र स्थल की एक जिस तरीके से वहाँ का नज़ारा होता है और अद्भुत एक अलौकिक दृश्य बन जाता है, इसीलिए वहाँ की इतनी महिमा और वहाँ की इतनी ज़्यादा प्रसिद्धि होती है, क्योंकि प्राचीन समय से ही वहाँ पर आ रहा है। तो अपने आप में एक प्राचीन मंदिर के साथ-साथ वहाँ पे प्राचीन विरासत भी है, जो आज की डेट में कहीं न कहीं एक अपने आप में एक बड़ा ही अलग माहौल होता है। जब आप वहाँ पर पहुँचते हैं, आपको लगता है कि एक अलौकिक दृश्य है और एक अलौकिक जगह ही है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए अच्छे से। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके राजेश हमारे साथ जुड़े हुए कुशीनगर से। राजेश, बताइए कौन सी बड़ी खबर है कुशीनगर से? राजेश, आवाज आ रही है आपको? राजेश, आवाज आ रही है आपको? राजेश से संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन जिस तरीके से तमाम हमारे सहयोगियों ने बताया कि और जो बड़ी खबरें थे उनके शहरों की वो बताई, फिर हम आपको सोमवार को हाजिर होंगे आपके सामने 12 बजे की 12 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।